नमस्कार श्रोताओं, माह में एक बार आप सुनते हैं हमारा कार्यक्रम शख्सियत, जिसे पूरे राजस्थान के लिए हम प्रसारित करते हैं। और जब बात राज्य स्तरीय प्रसारण की होती है और बात शख्सियत की होती है, तो आकाशवाणी की कोशिश ये रहती है कि इस हुनर के नभ में से एक ऐसे सितारे को आकाशवाणी स्टूडियो की ओर खींच लिया जाए, जिनसे मिलकर, जिनसे बातें कर, जिनके अनुभव सुनकर आप सब लाभान्वित हों और ये जाने कि जीवन में किसी भी मकाम को हासिल करने के लिए कितने स्ट्रगल्स, कितने संघर्ष भी देखने पड़ते हैं। अगर हम कहते हैं कि शख्सियत, तो यूं तो हुनर हम सब में होता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग होते हैं जो अपने हुनर को पहचानते हैं, फिर उसको कार्व करते हैं। जैसे एक पेंटर ब्रश से डिजाइन करता है अपनी कल्पना शक्ति को, या यूं कहिए कि एक क्राफ्ट्समैन अपने क्राफ्ट को डिजाइन करता है। तो इसी तरह से एक शिल्पकार जिस तरह से अपने शिल्प को डिजाइन करता है, कुल मिलाकर हमें अपने हुनर को ऐसे ही कार्व करना होता है। और जो ये मेहनत होती है ना, उस टैलेंट को मूर्त रूप में लाने के लिए, इस हुनर के सागर में जगह बनाने के लिए, तो वो जो बीच का रास्ता है वो आसान नहीं होता। उसमें उसकी साधना, उपासना, आराधना सब कुछ शामिल है। और ये तीनों शक्तियां मिलकर जब उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट को ऊर्जा देती हैं, ऊष्मा देती हैं, तब कहीं जाकर एक शख्सियत तैयार होती है। डरिए नहीं, हम सब भी एक शख्सियत बन सकते हैं। लेकिन जब हम हरिदत्त कल्ला साहिब की बात को सुनेंगे। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो में आज हैं जानी मानी शख्सियत हरिदत्त कल्ला साहिब। आप नृत्य गुरु हैं, आप जाने माने पेंटर हैं, आप क्या नहीं हैं, एक बेहतरीन इंसान भी हैं। और जिस इंसान में इतनी कलाओं का समागम हो, तो आप सोच सकते हैं कि वाकई हमने आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत को अपने स्टूडियो में आमंत्रित क्यों किया है। चलिए, आपको अपने प्रश्नों के जवाब और मिलेंगे जब आप इनसे रूबरू होंगे। सबसे पहले तो हरिदत्त कल्ला साहब, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें तो आपके बारे में सब पता है, लेकिन श्रोता जो इस वक्त रेडियो सेट के या मोबाइल पर यदि इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, या गाड़ी में इस वक्त हमें सुन रहे हैं, तो वो भी अब उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि हरिदत्त कल्ला आखिर क्या है। सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि बाल्यकाल में आप जो हुनर आज परिलक्षित हो रहे हैं, क्या आप उस नन्हे से हरिदत्त को लगता था कि वो कभी आसमान छुएगा, या उसमें कुछ ऐसी डांस का शौक या कला से जुड़ने का शौक, क्या ये परिवेश से मिला, कैसे हुआ, ये सब हम आप ही की जुबानी सुनना चाहेंगे। तो अब आप माइक्रोफोन संभालिए और अपनी जुबान से बयां कीजिए आपकी जिंदगी की दास्तान। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसी के आधार पर मैं बात करूंगा। मेरा बचपन ननिहाल में बीता, और ननिहाल में मेरे जो नाना थे वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे और बहुत बड़े पेंटर थे और सितार के बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। तो उस समय मेरी एज रही होगी 5-6 साल की। मैं तब से वो प्रभाव मुझे ननिहाल से मिला। उनकी स्केच और उनकी ड्राइंग पेंटिंग इतनी खूबसूरत बनाते थे, जिनका बेसिक कृष्ण राधा के ऊपर बनाते थे वो। मैं बहुत प्रभावित था और मैं उन्हीं के पास बैठा ऑब्जर्वेशन करता था, और पता नहीं मेरे दिल में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि मुझे भी चित्रकला सीखनी है। तो मैंने नाना जी से एक दफ़े बोला कि मुझे भी चित्रकला सिखाइए। तब उन्होंने मेरे को कहा, एक कॉपी दे दी, उसके बोले कि इसके ऊपर लाइनें खींचो, वर्टिकल में लाइन खींचो और समानांतर जो रेखाएं, इसको करो, ऐसे करो वैसे करो। तो मैं करता रहा। फिर मेरे मन में ये था, मैंने कहा कि रोजाना मेरे को खाली लाइन पकड़ाते हैं और ऊपर नीचे मैं लाइनें कर रहा हूँ, कि मेरा तो दिमाग उस चित्र पे लगा हुआ था कि मुझे कृष्ण की शक्ल चाहिए, उसका बनाना चाहिए, वो चाहिए। तो मैंने नाना जी से कहा, मैंने कहा कि आप तो मेरे को खाली लाइनें बताते, मेरे को चित्रकला बना सके। तब उन्होंने कहा, देख बेटे, इन लाइनों से ही तुम्हें चित्रकला आएगी। जब तक हाथ में मूवमेंट नहीं आएगा और आपको रेखा खींचना नहीं आएगा, तो रेखा में प्रभाव नहीं आएगा। इस रेखाओं में प्रभाव लाने के लिए आपको वर्टिकल लाइन में ऐसे खींचिए, ऊपर खींचिए, जैसे हाथ मूवमेंट में आएगा वैसे वैसे आपकी रेखाओं में प्रभाव आएगा। उसके बाद भी फिर सोचेंगे कि चित्रकला में तुम्हें एरोनॉटमी से चालू करना है या कॉपी ड्राइंग से करना है, क्या करना है।
मेरे दिमाग में समझ तो आ गई कि नहीं ये एक्सरसाइज मेरे लिए ठीक है, शायद उसी में तो मैं कई दिन करता रहा। फिर भी मेरे दिमाग कुछ नहीं। एक दिन मैं बैठा बैठा चित्र बना रहा था, नाना की पेंटिंग को कॉपी कर रहा था। जी जी। तो मेरे नाना को लगा कि वास्तव में इसके दिल दिमाग में ये बैठ गया। जी। तब उन्होंने मेरे को पेंटिंग की कुछ रेखाएं उनके सामने बताते थे, ऐसे उंगलियों का प्रभाव आता है, ये होता। फिर वो सब बनाता था। फिर वो कहते थे कि आप रैपिड स्केच करो रोजाना, और फिर उसमें जो तुम्हारे स्केच अच्छे हैं उसको छांटो और उसको अरेंजमेंट करो, और फिर तुम्हारा चित्र कोई निकल के आएगा। और तुम कॉपी मत करो, तुम अपना टैलेंट को यूज़ करो। तो मुझे बताते थे वो कि देखो बेटे, बेसिक फंडामेंटल बताता हूँ तुझे। वैसे राजस्थानी भाषा में तो देख क्या सीखा पर क्या कहलाते हैं, और अंग्रेजी में अगर मैं समझाऊँ तो आपको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फिर कंसंट्रेशन, फिर इमेजिनेशन। तो ऑब्जर्व देखो, आप किसी अच्छी चीज़ को ग्रहण करो आंखों से और अपने मन में उतारो, फिर दिमाग में सोचो, फिर अपने टैलेंट को उसमें यूज़ करो, फिर वो बाहर निकलो, तब तुम्हारी ही प्रतिभा और तुम्हारा टैलेंट उभर के आएगा। जी, क्या बात है। तो कुल मिलाकर नाना जी ने जो रेखा खींची और खिंचवाई, वो रेखा, वो बड़ी लंबी लाइन आज हमें देखने को मिल रही है। आपकी मुकद्दर की रेखाएं भी अब उतनी ही चमक रही हैं, है ना। अच्छा, ये बताइए कि पेंटिंग के शौक के बारे में हम और बात करेंगे। ये तो आपने अपने बाल्यकाल का बताया, फिर नृत्य की ओर आप कैसे उन्मुख हुए? नृत्य के लिए ऐसा था, पापा तो जयपुर में उद्यान सचिव थे और मेरे सबसे छोटे अंकल वो भी जयपुर में थे, पर उनसे जो बड़े मेरे चाचा थे, एसपी कल्ला नाम था, सिद्धत कल्ला नाम था उनका, वो डूंगर कॉलेज में बीकानेर में थे। उनको कविता लिखना, स्क्रिप्ट लिखना, कहानी लिखना अच्छा वो काम करते थे। तो उनके दिमाग में ये था कि मुझे कोई अच्छा राइटर बनना है और या फिल्म लाइन में जाना है। तो वो फिल्म लाइन में जाने के लिए तैयारी करते रहे, और फिर उनको चांस मिला, वो जयपुर आए, और जयपुर आने के बाद में पापा से बोले कि मेरे को तो बॉम्बे जाना है, और बॉम्बे वो गए। और बॉम्बे में उस जमाने में रानी प्रोडक्शन एक यूनिट था जिसको चलाने वाली बहुत मशहूर नायिका थी पारो देवी जी। उनसे उनका कांटेक्ट हुआ। उन्होंने कहा कि आप स्क्रिप्ट लिखिए, कहानी लिखिए। उस जमाने में रिलीजियस फिल्में बना करती थी जी, धार्मिक फिल्में बना करती थी जी। तो मेरे अंकल के दिमाग में ये था कि अब मुझे कुछ रिलीज, तो उन्होंने फर्स्ट फिल्म लंका दहन की एक स्क्रिप्ट लिखी, और लंका दहन की स्क्रिप्ट लिखने के बाद उनको पसंद आ गई, और वो फर्स्ट मूवी उनकी बनी लंका दहन। जो लंका दहन में पुरानी पारो देवी एक्ट्रेस थी, रंजना एक्ट्रेस थी, साहू मोडक एक्टर थे, ये महिपाल थे, ऐसे पुरानी जो धार्मिक निर्भर आई थी, इस प्रकार की कई हीरोइन वगैरह था। और लंका दहन जब उनकी शूटिंग हो रही थी तब मैं बॉम्बे चला गया था कि मुझे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंदर ड्राइंग एंड पेंटिंग सीखने के लिए जाना था, वहाँ मुझे डिप्लोमा करना था। मैं भी बॉम्बे था, तो उनकी शूटिंग में मैं देखता था कि किस प्रकार से अभिनय कर रहे हैं ये लोग, और इसमें बीच में अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं, कंपोजिशन कैसे कर रहे हैं, ये बराबर मैं देखता रहा। और फिर मालूम पड़ा एक महिला उनके साथ आई, मुझे कहा, बोले कि हरी इनको नमस्ते करो। मैंने नमस्ते किया। बोले पहचानो इनको कौन है? मैंने कहा मैं तो पहचाना नहीं। बोले इनका नाम है कुसुम, और अब बहुत जल्दी तुम्हारी चाची बनने वाली है। अच्छा। और वो भरतनाट्यम की बहुत अच्छी डांसर थी। अच्छा। तो ट्रावनकोर सिस्टर के ग्रुप में थी वो, और भरतनाट्यम की वो महाराष्ट्री थी। तो वो जब मुझे नेटवर्क कहती थी, बोले कि तुम मेरे पास आओ। तो वो जब डांस की क्लास और सिखाती थी तो मेरे को जहन में था कि ये तो भी बड़ा खूबसूरत बात है। तब फिर उनकी मुद्राओं को, उनके अंग संचालन को देखने को मुझे मिला। मैंने कहा आंटी मेरे को भी सीखना है। कि रुको रुको, अभी सीखना नहीं, अभी जो तुम काम पे आए हो पहले तुम वो करो, उसके बाद देखेंगे। मतलब मैं प्रभावित हो गया उनसे। तो मेरे जहन में यह आ गया मुझे डांस भी सीखना चाहिए। प्रभावित हुआ चाचा जी से और उनकी लाइन से। जी जी जी। लेकिन चाचा जी का अपने लिखने पढ़ने का जो साहित्यकार के रूप में आपको देखना चाहते थे, वो सपना पूरा किया कि नहीं? नहीं, मेन तो चित्रकला में डिप्लोमा किया। डिप्लोमा जब मेरा कंप्लीट हो गया उसके बाद मैं जयपुर आ गया जी। और जयपुर आने के बाद में मैं पेंटिंग एग्जीबिशन, मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन लगी थी एल्बर्ट हॉल में। उस समय रविंद्र मंच पे ये था नहीं, तो वो एग्जीबिशन फर्स्ट एग्जीबिशन थी। और यहाँ बहुत मशहूर एक
कलाकार हुआ करते थे, मेरे गुरु के समान ही हैं और गुरु ही हैं, मतलब विजय वर्मा साहब जी और वो थे, और विजय वर्गीय साहब थे। जी। तो वो आए थे मेरी एग्जीबिशंस को देखने के लिए, और उन्होंने मुझे पुरस्कार दिया। तो मेरा पेंटिंग के प्रति और रुझान आ गया और मैं पेंटिंग करने लगा। जी। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अगर आप 1982 में एशियाड्स की ओपनिंग आपने देखी होगी, तो एक नाम हमारे राजस्थान का भी चमका और वो था हरिदत्त कल्ला साहब का। हम चाहेंगे कि वो 1982 के एशियाड्स का जो एक्सपीरियंस है वो आप हमारे श्रोताओं के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात थी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन हमेशा थोड़ी शार्प रही है। तो मैं जब देखता था तो मैं कोशिश करता था कि मैं करूँ या नहीं करूँ, फिर मैं करता था, चुपके से करता था। फिर एक दफ़े पारिक कॉलेज यहाँ है, वहाँ ही कोई फंक्शन था, उसमें मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि हरी तुम तो ऐसे के कॉलेज से ही डांस छोटे मोटे पार्टिसिपेट करते रहे, तो मैं एक डांस का प्रोग्राम यहाँ कर दो। तो मैंने कहा अच्छा मैं कर दूंगा। मैंने मतलब अपनी कल्पना से ही डांस जैसे भी जोड़ के मेरे प्रेजेंटेशन किया, और प्रेजेंटेशन करने के बाद में मेरे को लगा कि सामने कोई गुरु बैठे हुए हैं जो उस प्रोग्राम के अंदर तबला बजा रहे थे, वो लक्ष्मी नारायण जी गुरु जी, जिनसे मैंने क्लासिकल सीखा। वो उन्होंने आके मेरा हाथ पकड़ा कि बेटे तुम बड़े टैलेंटेड हो, क्लासिकल डांस सीखना चाहोगे क्या? मैं लक्ष्मी नारायण जी हूँ और मैं बच्चों को कथक डांस सिखाता हूँ, मोती सिंह भूमि के रास्ते में मेरा रेजिडेंस है, आप आओ तो सीखने के लिए आ जाओ। मैंने कहा गुरु जी मेरे पास तो फीस वगैरह के फीस की बात नहीं है, तुम सीखना चाहो आओ। उनके दिमाग में ये आ गया था कि भाई मेरा टैलेंट उनको नहीं है। मैं उनके पास सीखने के लिए गया और सुबह 4 बजे जाता था। और 4 बजे जाने के बाद भी करीबन घंटे 1.5 घंटे तक मुझे अभ्यास करवाते थे, फिर मैं आता था। लेकिन पापा कहते थे कि सुबह इतना जल्दी सुबह उठ के जाता, करता क्या है ये? फिर उनको मालूम नहीं था, मम्मी को मालूम था कि ये टू मच इंटरेस्टेड डांस, तो वो मुझे खुश कर देते थे। ऐसे करके मेरा डांस हुआ। तो वो डांस मैंने यहाँ किया पारिक कॉलेज के अंदर। वो मेरा क्रिएटिव था, शिव पूजा खटाए जिसमें कुछ भरतनाट्यम की, कुछ ऐसी मुद्राएं वगैरह लेके, और कुछ जिम्नास्टिक की पोसेस थे, जैसे पैर को मोड़ के लगाना सर पे। ये सारा ये मेरे ऑब्जर्वेशन थे, मैं अपने आप ही कोशिश करता था। क्या बात। तो वो हुआ। तो यहाँ मेरे को पारिक कॉलेज के अंदर मेरे को पुरस्कार भी मिला। वो पुरस्कार मैंने सहेज के रखा हुआ है, एक मयूर मिला था जी। तो बोले ये तुम्हें, मतलब मुझे अवार्ड मिला। मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरे को तो और भी सीखा। तब फिर मेरे को डांस के अंदर इंटरेस्ट आ गया। और तो वो बात बनी पार्क स्कूल के अंदर रेवा चौधरी थी प्रिंसिपल, उनके यहाँ एक कार्यक्रम था। शिवचंद माथुर थे उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे। तो उनका आने का था, और रेवा चौधरी ने कहा भाई कोई अच्छा डांस सिखाने वाला और कोई मिल जाए तो ठीक है। तो मेरे पापा के जान पहचान के परिवार में जैसे राधा करके एक लड़की थी जी। तो उसने कहा बोले कि मेरे को भी सिखाना है, मेरे को भी सिखाना है भैया, मेरे को सिखाना, मैं सिखाएंगे। वो पढ़ती थी बनी पार्क स्कूल में। उसने कहा बोले कि मैं जैसे सीखती हूँ ना, वो है कला सर, तो कला भैया बहुत अच्छा डांस सिखाते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं, आप उनको बुलाओ। अच्छा। तो रेवा चौधरी ने मेरे को वहाँ बुलाया जी। मेरे को तो मौका चाहिए था जी। और लड़कियों को मिलके, और फिर मैंने कंसल्ट किया और कलाकारों से, भाई मुझे फोक डांस सिखाना है, बहुत सिखाना है, उसमें क्या। तो एक मिस्टर व्यास से हमारे कम्युनिटी के, उनको मैंने टेलीफोन किया, उन्होंने मुझे लिरिक्स भेजा। मेघराज चढ़ायो गगन में, पानी री लेगा गरियाँ, मेनक मालवे करे खेतियाँ, चौकी होए बाजरियाँ, चौकी होए बाजरियाँ। तो ये गाना मेरे पास आ गया। मेरे का लिरिक्स बहुत अच्छे। तो मेरी दरबार बैंड हुआ करता था एक अपने चांदपुर बाजार में, उसमें पप्पी दीवाना एक छोटा बच्चा था, बहुत अच्छा, आज भी है। अब इसको भी अवार्ड मिला, पूर्वोदय अवार्ड मिला। तो वो मेरे कांटेक्ट में आया, मैंने सोचा मेरे इसका कंपोजिशन कर दो। उसने उस गीत का कंपोजिशन किया, वो डांस मैंने यहाँ किया जी। बच्चों को मैंने सिखाया, क्योंकि मैं बॉम्बे से आंटी के स्टेप्स को देखता था, वहाँ के ग्रुप डांसेस जो होते थे उनके स्टेप देखता था, तो वो मैंने इंक्लूड किए। तो यहाँ जयपुर में क्या है कि
हाड़ होती है, ढूंढरी टाइप के जो लोकगीत होते हैं उनके ऊपर रसन लोग डांस करने वाले होते थे, लेकिन कुछ क्रिएटिव स्टेप्स नहीं होते थे। वो मेरे डांस में आ गए जी। मेरे डांस में आकर वो डांस प्राइज विन कर गया जी। और रविंद्र मंच पे उसका प्रोग्राम था जी। तो बस फिर मेरे को तो रास्ता मिल गया जी। अब मुझे रेवा चौधरी ने छोड़ा नहीं, बोले कि नहीं मिस्टर कल्ला आप महीने 1.5 महीने क्लास लो। मैंने क्लास ली। क्लास लेने के बाद भी फिर कोई शुरुआत हो गई डांस सिखाने की जी। और फिर वही क्या ऑर्डर बनते रहते हैं जी। फिर एक फंक्शन था जिसमें बालकृष्ण कौल थे यहाँ पे, उनकी मिसेज जो डायरेक्टर वुमेन थी वो आने वाली थी, तो मेरे को कहा कि कल्ला तुम सुने तो बड़े चित्रकार हो तो कुछ सजावट का थोड़ा डायरेक्शन दे दो। तो मैंने कुछ मटकों के ऊपर पेंटिंग बना के और डेकोरेशन किया, कुछ स्केच बनाया, कुछ स्टेज जो सामने था उसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म किया। अभी भी वो पेंटिंग बनी हुई है जो बनी पार्क स्कूल में, मैंने वो बनाया और वो अच्छा लगा सबको। मिसेस कौल जब आए तो मिसेस कौल ने सब देखा, उसमें बच्चों की एग्जीबिशन वगैरह देखी, वो देखी, फिर बोले कि एक बहुत अच्छा काम किया। किसने किया ये ना? बोले कि एक बच्चा है, लड़का है, कल्ला नाम है इसका, कल्ला कहते हैं, बड़ा क्रिएटिव माइंडेड है, वो अभी क्लास लेता है कि मैं मिलना चाहती हूँ। बोले मैंने नमस्कार किया तो बोले कि आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं तो पेंटिंग में डिप्लोमा होल्डर हूँ, आगे मैं कॉलेज एजुकेशन की स्टडी कर रहा हूँ और ये तो मेरा हॉबी है। तो बोले कि अच्छा तो कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं रामनेस गार्डन में, उस समय हमारा रेजिडेंस रामनेस गार्डन में ही था। बोले कि वहाँ मिस्टर कल्ला? मैंने कहा वो मेरे पापा हैं। कि अच्छा पीके कल्ला के बच्चे? फिर रेवा चौधरी को कहा, बोले कि भाई तुम इतना अच्छा आर्टिस्ट अगर मिलती है पेंटिंग में तो तुम कहती थी कि हमारे ड्राइंग सब्जेक्ट खोलो, तो मैं ड्राइंग सब्जेक्ट ओपन करवा देती हूँ, तुम इसको यहाँ अपॉइंटमेंट दे दो। देखो वो जमाना था और मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया और मैं एज ए पेंटेड ड्राइंग टीचर बन गया वहाँ। और फिर तो ये आप देखिए साल निकला, 2 साल निकला, तो हर बार तो मेरी मतलब जगह बन गई ना, तो फोक डांस को कंपोजिट करता था। दरअसल क्या है कि पेंटिंग मेरा सब्जेक्ट, इसका काफ़ी योगदान हुआ क्यों हम पर जो पेंटिंग बनाते हैं ना तो उसमें कैनवास को हम देखते हैं तो एक पहले तो अरेंजमेंट्स ऑफ स्पेस देखते हैं, फिर उसकी लाइनिंग देखते हैं, फिर उसकी फॉर्मेशन देखते हैं और वही सब क्रिएटिविटी आप स्टेज पर भी परिलक्षित होती है। तो मुझे अरेंजमेंट ऑफ स्पेस और कोरियोग्राफी के अंदर मैं पूरा स्टेज को देखता था कि कहाँ से वो एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट करनी है और पिक्टोरियल स्पेस क्या है, ये कहाँ पे खड़ा होना का, ये सब मुझे पेंटिंग से मिला। तो ये वो करता रहा, फिर वो जगह बन गई। जगह मिलने के बाद एशियाड 82 में मेरे को चांस मिल गया जाने का। वहाँ पे जब सिलेक्शन हुआ उस समय राजस्थान के कई कलाकारों ने 50-50 लड़कियों के ग्रुप तैयार किए थे जी। कभी इसका सिलेक्शन होगा वो ही जाएगा एशियाड में। मैंने भी किया अपनी 50 लड़कियों का। तो मेरे दिमाग में यह था क्योंकि इन्फॉर्मेशन थी कि प्योर ट्रेडिशनल फोक स्टाइल होना चाहिए जी। तब उस समय तो मेरे स्टडी भी करता रहता था, देखता रहता था, तो मेरे दिमाग में था। मैंने कहा ट्रेडिशनल फोक डांस। मेरे को बुलाया गया और इंटरव्यू लिया, बोले कि आप फोक डांस के बारे में बताइए क्या। मैं कहती कि फोक डांस एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति है और हम मेले में और पारिवारिक प्रोग्राम में जब पुरुष और स्त्रियों को नाचते हुए देखते हैं तो उनके अंग संचालन में चेहरे पे जो एक मस्ती का भाव है, दैट इज कॉल्ड फोक। वो है फोक। मैं तो उसको समझता फोक। तो बोले कि अच्छा तो ये है ट्रेडिशनल फोक। पहले का ट्रेडिशनल फोक है और इसकी 2 विधाएं हैं, एक तो पारंपरिक लोक नृत्य होता है और एक व्यावसायिक होता है। व्यावसायिक जो डांस होता है जिसमें भवाई है, 13 ताली है वगैरह, जिसमें चमत्कार होता है, वो व्यावसायिक हो गया। पारंपरिक वही जो हमारे समाज से जुड़ा हुआ। इसलिए स्ट्रीट डांस जो हमारा है वो घूमर है। तो बोले हम घूमर ही चाहते हैं जी। तो हमने घूमर डांस की तैयारी की। मेरे साथ में एक अहमद खां कुरैशी थे, मतलब शेखावटी के थे, बहुत अच्छे गायक थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा घूमर की कंपोजिशन तैयार करके दीजिए मुझे, और मुझे घूमर, और वो 50 लड़कियों को मैंने किया। मुझे वो अभी भी फन याद है कि जब सवाई मानसिंह स्टेडियम में सारे ग्रुप जब तैयार होके एक ही अरेना में इकट्ठे हुए और नंबर बाई नंबर सबकी रिहर्सल देख रहे थे, और पंडित नरेंद्र शर्मा जो इंडिया के टॉपेस्ट डांस कोरियोग्राफर थे वो आए थे सिलेक्शन करने के लिए। उनके साथ पूरी टीम थी। उन्होंने 1 by 1 सब
वो प्रोग्राम देखते रहे। तो एमजीडी का हुआ, कभी किसी का हुआ, कभी वो, तो बराबर देखते रहे और उनको जेल में बैठ नहीं रहा था। मैंने क्या किया था कि 50 लड़कियों का प्योर ट्रेडिशनल स्टाइल के ड्रेस कॉस्ट्यूम बनवाई, जो राजस्थान की राजपूत परिवेश का, और वही कॉस्ट्यूम, वही ऑर्नामेंट पहनाए और एक्शन भी हुए। क्योंकि राजस्थान का जो घूमर जो डांस है उसमें मुख्य 3 चीजें हैं, क्योंकि बड़ा लावण्यता युक्त डांस है, बड़ा सॉफ्ट डांस है ये जी। जो राजघराने में पैदा हुआ, रजवाड़ों में पैदा हुआ, तो उसमें लज्जा और श्रद्धा के भाव होते हैं। तो उस लज्जा तो ये कि घूंघट डाल के, तो वो लज्जा का पार्ट हो गया, और श्रद्धा वो है, वो कहते हैं माने रमता ने लाडूड़ो ला दे माँ, माने रमता ने काजल टिक्की ला दे माँ, माने राठौड़ा रे घर वाले दीजिए। ये उनकी भावना थी, ये उनकी श्रद्धा थी कि कौन उनको अच्छा लगता है और क्या, उसका वो गीत के अंदर अपने भाव प्रकट करते थे। तो ये सब चीज मेरे दिमाग में चल रही थी। मैंने उसी को देखते मेरे डांस को किया, वो डांस मेरा सिलेक्शन हो गया। क्या बात। और फिर नरेश शर्मा ने तो मेरे को आके एम्ब्रेस कर लिया और बोले कि तू तो बहुत छोटी हो, और तुमने तो तुम कहाँ को बिलोंग करते हैं? मैंने कहा आई बिलोंग टू जोधपुर। मैंने कहा जोधपुर का परिवेश में पैदा हुआ हूँ, वहाँ की जो परंपराएं हैं वो सब मैं देखता रहा हूँ, और इसी तरह से कि चलो कि वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर सक्सेस योर प्रोग्राम। अब आपको दिल्ली आना है। मैंने कहा ठीक है जी, आप आएंगे तो दिल्ली आऊंगा, और आपके सानिध्य में मेरे को सीखने को मिलेगा जी, जब से मैं 3 महीने। क्या बात है। उसके बाद 1982 से जो आपकी यात्रा शुरू हुई, मतलब सॉलिड यात्रा, फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपको राष्ट्रपति जी द्वारा भी सम्मानित किया गया। हम चाहेंगे उस अवार्ड के बारे में और उस अचीवमेंट के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। मेरी 35 साल की सर्विस ही निकल गई, मुड़ के नहीं देखा, पर मैं करता रहा और काफ़ी क्रिएटिव। फिर तो क्या, जब मुझे चांस मिलने लगे तो मेरे राजस्थानी प्रांगण के कितने सारे डांस होते हैं, 160 प्रकार के डांस होते हैं, उनकी मैंने स्टडी की। देवीलाल सावर के ग्रुप में जाके स्टडी की मैंने, और राजस्थानी लोक नृत्य के बारे में गांव-गांव जाके उनके डांसेस देखे, उनकी ड्रेस कोस्ट्यूम देखे, गींदड़ कहाँ का है, शेखावटी का है, जोधपुर का है। अच्छी खासी रिसर्च आपने हर डांस फॉर्म पे की। तो इनको मैं बच्चों को सिखाता रहा और बच्चों को दिया मैंने। बहुत अच्छा। तो आपने बताया नहीं फिर अवार्ड क्यों मिला? वैसे तो आपके लिए हर एजाज बहुत छोटा है। लेकिन तो क्या हुआ, तो अब ललित के पवार थे एजुकेशन जी सेक्रेटरी, तो उनके पास फाइलें जाती थी, ये शिक्षक सम्मान समारोह में अच्छे अध्यापकों का काम जो है फाइल जाती थी। तो सारी फाइलें गई और बीकानेर गई। तो उन्होंने कहा, वहाँ पे जो जिला शिक्षा अधिकारी गई थी, मिसेस भारद्वाज थी, उन्होंने कहा कि मिसेस भारद्वाज इधर आइए, इतनी सारी फाइलें आप लेके आए हो और सारे टीचर्स के, आप इमीडिएटली यूज कॉन्टेक्ट मिस्टर कल्ला, और कल्ला ने कितना काम किया है और कितना डांस एंड म्यूजिक में, पेंटिंग में कितना सारा काम किया, और फर्स्ट हमेशा रिजल्ट इतने शानदार दिए उन्होंने, तो आप उनकी फाइल लेके आए, बाकी फाइलें रख दो यहाँ पे। इमीडिएटली वो आई और आके उस समय मेरी पोस्टिंग महाराजा स्कूल में थी कि प्रमोशन होता रहा, तो मैं महाराजा स्कूल में था। तो मेरे साथ से कहा बोले कि कल तुम्हारी वो फाइल तैयार करो। मैंने कहा मेरे पास तो जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो मेरा रिजल्ट है आपके पास है, मैं कैसे तैयार करूं? तो वो मिस्टर जौहरी राव शीश बोल, वो मेरी बहन की तरह थी, उसने मेरी सारी फाइल तैयार की। वो फाइल तैयार की और वो फाइल वहाँ से, तो मेरी मेरिट में फर्स्ट नंबर में मेरी फाइल आई वहाँ, और फर्स्ट नंबर पे आते ही मेरे को स्टेट अवार्ड मिला 90 में, जो शेखावत साहब ने दिया, और 91 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला, ये मानव संसाधन ने मेरे को दिया। उस समय नेशनल अवार्ड जी दिया, उस समय वेंकटरमन साहब थे, और एजुकेशन मिनिस्टर थी ममता बनर्जी, आपने फोटोग्राफ में देखा होगा। तो उनके बहुत बहुत आपको मुबारक, बहुत खुशी हुई, और आपने अनुभव शेयर किया, तो सच पूछिए तो लग रहा है कि आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आपके हुनर की वजह से आप अपने आप जगह बनाते रहे। मतलब ईश्वर ने आपके लिए रास्ते स्वतः ही बना दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बच्चा आगे जाएगा। अब ये बताइए कि बहुत से युवा भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आज के युवा का भारतीय संस्कृति, इंडियन डांस कल्चर के प्रति आप किस तरह का रुझान देख रहे हैं, और आप क्या उनको प्रेरित करने के लिए कुछ वचन कहना वैसे आजकल जो जनरेशन है, कि हमारे समय में और आज के समय में बहुत फर्क है। आगे जो न्यू जनरेशन है उसको देखने को काफी मिलता है, सुनने को काफी मिलता है, और डांस की सीखने समय जब मैं कभी
मेरे दिमाग में आता तो मैं इन बच्चों को ये कहता हूँ कि ये तपस्या है डांस को सीखने के लिए। ऐसे नहीं कि भी मेरे को नाम मिलना चाहिए या मेरे को कुछ पैसा मिलना चाहिए। पहले तो डिवोटी आपको इसमें जुड़ना पड़ेगा और गुरुजी जो सबक देते हैं उसको देखो। फिर एक समय जब ऐसा आ जाता है, कथक कहाँ का उठान है इसके बारे में तुम्हें जानना चाहिए। और इसका कवित अंग जो है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो कथक करते हैं तो तोड़े टुकड़े और तबले का सारा काम है। आपने देखा होगा, खूब चक्कर लेते, खूब चक्कर लेते, बहुत अद्भुत दृश्य होता है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए कथक के अंदर खाली चक्कर का ही प्रयोग नहीं होता, चक्कर तो जहाँ जरूरत है वहां लीजिए। जो कथक है वो कथक है। इसलिए कवित को बड़ा बोले, सर कवित कैसे? मैंने कहा कवित के द्वारा आप अपने भाव को प्रदर्शन करो। जैसे ओजी कत झिझक झुकत कछु हल हल, चंद्र चमक चित चंद्र चमक चपला, चपला चलिए चपल, लचक लचक कर हाथ मटक मटक कर, पग पटक पटक मुस्कात जात, ले सखियां साथ चली छबीली ना झट कर संगा, यमुना तट फगवा खेलन को, इतने में कान झट आडवाए, खेची कमान पलकन की, नैनन सो बाल चला बैठ। राधा शर्मा आई और कहने लगी, मुख मन हसन मन मोहन मन माधो, मुख मन हसन मन मोहन मन माधो, मुख मन हसन मन मोहन मन माधो। इसमें पूरी राधा का और कृष्ण का श्रृंगार आ गया। तो ऐसी कविताओं को याद करके फिर अपने नाच के अंदर इसका प्रयोग करो। जी क्या बात, क्या बात। किसी भी गुरु को अच्छे गुरु मिलने चाहिए। अब फन जो है बच्चों में ट्रांसफर हर एक कोई नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू टीचर्स एंड पीपल्स प्लान, हम बच्चों को अपना फन जब ट्रांसफर करें तो करना आना चाहिए हमें, तभी वो ग्रहण करेगा। दरअसल हरिदत्त कल्ला साहब, हमारा ये प्रोग्राम है 30 मिनट का मात्र, और आपके पास तो सालों का खजाना है और आपको सुनते ही सुनते जाने का जी भी चाह रहा है। लेकिन समय सीमा देखते हुए आपकी सारी बातों को सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ श्रोताओं कि हम आज एक ऐसी शख्सियत से मिले जो अपने आप में एक संस्था है, जिन्होंने न केवल नृत्य की फील्ड में बल्कि पेंटिंग की फील्ड में, और कुल मिलाकर आपका जो मल्टी टैलेंटेड एटीट्यूड है और जो सिखाने का तरीका होगा, मुझे लगता है निश्चित रूप से जिस तरह से आप बयां कर रहे हैं, आज का यूथ बहुत 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 प्रभावित होगा। उनको आप जैसे गुरु मिलने चाहिए। और आपने ये जो परंपरा डाली है, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इस लोक संस्कृति से, नृत्य संस्कृति से जुड़े, भारत का नाम और उज्ज्वल करें। और हरिदत्त कल्ला साहब, आपको कैसे कहें शुक्रिया। आपके हर वचन में एक प्रेरणा थी और मुझे लगता है कि आज जो भी श्रोता ने इस कार्यक्रम को सुना होगा वो घर बैठ के कह रहे होंगे, भाई वाह, 83 साल में ये जोश, ये तमन्ना और सभी बच्चों को इस नृत्य की और पेंटिंग की फील्ड में आकर्षित करने का जो जज्बा हम अभी इनमें देखते हैं वो वाकई तारीफ काबिल है। और ऐसी शख्सियत जिनका नाम है हरिदत्त कल्ला साहब, उनको हम करते हैं सल्यूट, सलाम। और आकाशवाणी परिवार आज आपको स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का शख्सियत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रेशमा खान शिरवानी को दे दीजिए अनुमति। नमस्कार।